बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरा एक्ट का, इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। अब देखें, ये पीरा अथॉरिटी तो अब बनी है ना, इससे पहले और रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडीज़ भी तो मौजूद है ना। डीसी साहब की तरफ से भी प्राइस कंट्रोल और ये होर्डिंग वगैरह की प्रिवेंशन, और फिर लोकल गवर्नमेंट वाले भी बहुत कुछ देखते हैं। तो अब इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन, इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि कितने इख्तियारात आपके हैं और कितने हमारे हैं, और इनमें से जो अपर प्लेस पे कौन होगा और लोअर प्लेस पे कौन होगा, या फिर इनमें से इख्तियारात के लिहाज से ज़्यादा इख्तियारात किसके होंगे, इन्फोर्समेंट के ज़िम्मे में जो आती हैं चीज़ें, तो उसको देखते हैं। 54 क्या है? अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर। ये जो अथॉरिटी है ना पीरा, ये लीड रेगुलेटर होगी, ये सबसे बड़ी रेगुलेटर होगी। ये अंडर दिस एक्ट, या फिर जो काम इस एक्ट में होने वाले हैं या शेड्यूल लाज में जो होने वाले हैं, उनमें लीड रेगुलेटर कौन होगा? ये पीरा अथॉरिटी। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कुछ भी लिखा है, देखें ये बाद में आया है। वेयर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी, कोई भी और रेगुलेटरी बॉडी हो, कोई एजेंसी हो अंडर शेड्यूल लाज जो काम कर रही हो, हम कहते हैं द अथॉरिटी शैल बी डीम टू बी लीड रेगुलेटर। तो ये जो पीरा है ये लीड रेगुलेटर, ये अपर प्लेस पे होगी। एंड द रेगुलेटरी बॉडी या फिर कोई भी एजेंसी अंडर शेड्यूल लाज जो काम कर रही है वो सेकेंडरी रेगुलेटर होगी। एंड शैल एक्सरसाइज एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी डेफरेंस टू द लीड। तो फिर ये जो जितने भी काम होंगे, लीड रेगुलेटर अथॉरिटी है पीरा, और बाकी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इनके नीचे होंगी या सेकेंडरी तौर पे वो रेगुलेशन करेंगी। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोवाइजो देख लेते हैं, दैट द गवर्नमेंट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल लाज टू बी द लीड रेगुलेटर। देखें, एक और उन्होंने बता दिया कि अगर कभी हमें करना पड़ा ना, तो ये अथॉरिटी को सेकंड नंबर पे और किसी और बॉडी को जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको हम फर्स्ट नंबर पे कर सकते हैं। जहन में रहे, जहां ज़रूरी हुआ या फिर मुनासिब हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में। एक और प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलेटरी पावर्स एंड फंक्शंस दैट वेस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात में चीज़ें आती हैं, द अथॉरिटी शैल नॉट बी डीम टू बी द लीड रेगुलेटर। तो उन चीज़ों में लीड रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं होगी अनलेस द कंसर्न गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट असाइंस इट्स पावर। तब तक, कब तक? जब तक कि लोकल गवर्नमेंट खुद असाइन ना कर दे कि ये काम भी आप करें एंड फंक्शंस टू सच एक्सटेंट एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड। तो जो आपस में चीज़ें एग्रीड होंगी, एग्रीड ओपान होंगे दोनों पार्टीज़, तो फिर उस लिहाज से पावर्स का इस्तेमाल होगा। एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि वेयर द अथॉरिटी इज़ द लीड रेगुलेटर और वेयर द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल लाज हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज द लीड रेगुलेटर। कहीं पे अथॉरिटी लीड रेगुलेटर है या फिर अथॉरिटी सेकेंडरी है और कोई और रेगुलेटरी बॉडी जो है वो लीड रेगुलेटर है, एज द केस में भी, जैसे भी केसेस हों। तो द सेकेंडरी जो भी होगा शैल नॉट बी परमिटेड टू टेक कंकरेंट कॉग्निजेंस। कंकरेंट होता है सेम टाइम, एक ही जुर्म का वो जो लोकल गवर्नमेंट वाले भी बंदे को पकड़ के फिर रहे हैं और ऊपर से पीरा वाले भी पहुंच गए। बोलो, अगर किसी मामले में लोकल गवर्नमेंट लीड रेगुलेटर है तो फिर हम पीरा वाले वहाँ जाके नहीं टांग अड़ाएंगे, ठीक है। और अगर किसी मामले में पीरा वाले लीड रेगुलेटर है तो कोई और इदारा आके वहाँ पे नहीं, कंकरेंट कॉग्निजेंस में नहीं इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सेम वायलेशन में वो कहें कि हमने कार्रवाई करनी है और पीरा वाले कहें हमने करनी है, इस तरह नहीं होगा। विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1, इसमें ऊपर वाले में प्रेजुडिस को निकाल के, तासुब को निकाल के, द अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर शेड्यूल लाज मे एंटर इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU साइन हो सकता है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी कोई भी हो और दूसरा ये अथॉरिटी, इनके दरमियान, ताकि इनके जो मामलात हैं वो स्मूथ जो है वो उनकी रनिंग हो सके।
55 में है डायरेक्टिव्स बाय गवर्नमेंट, ऊपर से जो अहकामात आते हैं गवर्नमेंट कर सकती है एज एंड व्हेन इट कंसिडर्स नेसेसरी, जब ज़रूरी होगा, इशू पॉलिसी डायरेक्टिव्स, तो ऊपर से पॉलिसी डायरेक्टिव जो है ना वो अहकामात आ सकते हैं टू द अथॉरिटी को, नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द एक्ट, जो एक्ट से मुनाफी नहीं होंगे और एनी अदर लॉ या किसी और लॉ के मुखालिफ नहीं होंगे, फॉर टाइम बिंग इन्फोर्स जो चल रहा होगा, एंड द अथॉरिटी शेल कंप्लाई विद द सच डायरेक्टिव, तो अथॉरिटी उनको मानेगी। 56 क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी डिपार्टमेंट से अगर हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ गई तो वो डिपार्टमेंट विल बी बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। एवरी डिपार्टमेंट शैल प्रॉम्प्टली शेयर विद द अथॉरिटी, कौन सी चीज़, द ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट दैट द अथॉरिटी हैज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड टू इट फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर। हमें पीरा वालों को अगर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो फौरी तौर पे देंगे, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस के लिए अंडर द एक्ट, विच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर इन पोजेशन ऑफ, जो उस डिपार्टमेंट की पोजेशन में होंगे वो फौरी तौर पे देने के पाबंद होंगे। सेकंड इसका सब सेक्शन है, इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बनाने के लिए, मरबूत सिस्टम बनाने के लिए, रिलेटेड टू वायलेशंस, द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन सब सेक्शन 1 जो है शैल बी रेसिप्रोकेटेड, यानी अगर हमने कहीं से पीरा वालों ने इंफॉर्मेशन ली है तो उस इंफॉर्मेशन पे जो एक्शन किया है उसका फीडबैक इनको देना ज़रूरी है कि जो वो इंफॉर्मेशन जो हमने आपसे ली है उसका हमने ये किया, ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि ऑफेंसेस के कंट्रोल में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिमार्केबल है। नंबर 3 क्या है, द अथॉरिटी में एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट अरेंजमेंट विद एनी अदर बॉडी, किसी और बॉडी के साथ किसी भी अरेंजमेंट में जो है वो एंटर हो सकती है या एजेंसी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शंस अंडर द एक्ट। इस एक्ट के लिहाज से कोई भी काम करने के लिहाज से अगर किसी और इदारे के साथ कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है तो ये अथॉरिटी ज़रूर करेगी। अरेंजमेंट मीन किसी के साथ कोई, जिस तरह ऊपर MOU की बात हुई है, कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ता है, किसी के साथ कोई लिमिट्स जो हैं वो डिसाइड करनी पड़ती हैं तो अथॉरिटी करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 15, असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अथॉरिटी को असिस्ट करेंगे लोग, अवाम, और विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है उसको हम कैसे डील करेंगे। ऐसे ही कोई उठ के जाके तो नहीं कह सकता कि वहाँ पे मसला है जी, ऑफेंस हो रहा है और मैंने देखा है, उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे जांच पड़ताल होगी। अभी हम 57 देखते हैं, असिस्टेंस टू अथॉरिटी, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस, ये सारे क्या होंगे, एंड एवरी पर्सन शैल एक्ट इन एड ऑफ द अथॉरिटी, ये सारे लोग जहाँ ज़रूरत होगी हर मुमकिन हद तक ये इस पीरा अथॉरिटी की मदद करेंगे, ठीक है। ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी और एनी ऑफ इट्स मेंबर इंक्लूडिंग इन चार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन, इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर द एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए हर शहरी को और हर इदारे को, खा वो पंजाब पुलिस क्यों ना हो, जितना मुमकिन हो सके जो ऑल पॉसिबल असिस्टेंस उनको देनी होगी अथॉरिटी को ताकि ये अपने काम कर सके। विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर क्या है, एनी पर्सन मेकिंग एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, कोई बंदा कहीं से मालूमात ला के यहाँ पे डिस्क्लोज करता है, शेल मेक अ पर्सनल डिक्लेरेशन, तो उसको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, that he reasonably believes that the information disclosed by him and the allegations contained therein are true to the best of his knowledge and belief। तो वो बंदा जो शिकायत लेकर आ रहा है, विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर दे रहा है, कोई खुफिया बात आके यहाँ पे बता रहा है, उससे हम स्टेटमेंट लेंगे कि ये सारी चीज़ उसके बेस्ट नॉलेज में है, अब वो डिक्लेयर करे यहाँ पे रिटर्न, अदरवाइज हम कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मालूमात
एंड आर नॉट डिस्क्लोज फॉर एनी पर्सनल रीज़न, वो अपनी किसी पर्सनल ग्रजेस में जो है वो नहीं ये इसको कर रहा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में उसने शिकायत की है। सेकंड इसका सबसेक्शन है एवरी विसल ब्लो डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन राइटिंग, वो जो उसने डिस्क्लोज की है चीज़ वो राइटिंग में होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए टू द अथॉरिटी और बोर्ड, जिसको भी देनी है वो इस तरह दी जाएगी, या फिर एसडीओ साहब या इन्फोर्समेंट ऑफिसर in such manner and accompanied by such supporting documents or other material as may be prescribed, जो इसके साथ ज़रूरी है वो दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 है नो एक्शन मे बी टेकन ऑन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर पर वो जो एक खुफिया बात आई है उसके ऊपर इफ़ द डिस्क्लोजर डजेंट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर, नो एक्शन मे बी टेकन ऑन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इफ़ द डिस्क्लोजर डजंट, अगर वो जो डिस्क्लोज हुई है बात डजंट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ विसल ब्लोअर, अगर उसमें विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी ही नहीं है तो, या फिर द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, या फिर वो गलत पाई गई, उसने अपनी शनाख्त ही नहीं दी, वेरिफिकेशन में पता चला कि वो उस बंदे ने अपनी शनाख्त सही नहीं दी जो बंदा शिकायत करके गया है, तो एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। नंबर 4 सबसेक्शन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 2, वो जो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर हमने लिया है शैल बी रेफर टू द हियरिंग ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर के पास जाएगा वो जो स्टेटमेंट वगैरह होगी, हु शैल मेक एन असेसमेंट, वो अपनी असेसमेंट करेंगे ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द डिस्क्लोजर, उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर जो कुछ लिखा उसकी असेसमेंट की जाएगी एंड वेरीफाई द सेम टू द एक्सटेंट, और उसको वेरीफाई भी किया जाएगा मे बी प्रैक्टिकेबली पॉसिबल, जितना हो सकता है, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो तरीकाकार तय हो चुका है। ओपान असेसमेंट, असेसमेंट कर लिया हियरिंग ऑफिसर ने एंड वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन भी कर लिया है ये नंबर 4 सबसेक्शन में, इफ द हियरिंग ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वारंट्स फर्दर प्रोब, ठीक है, अगर उनका ये मानना है या उनका ये ओपिनियन है कि द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वारंट्स फर्दर प्रोब, उसको फर्दर प्रोब, तो फिर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी, ही शैल रेफर इट टू एसडीओ साहब, तो ये एसडीओ साहब को भेज देंगे कि देख लेंगे इसको, नॉट लेटर दैन 24 आवर्स फ्राम द सच असेसमेंट, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो उन्होंने असेसमेंट की है वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए या और एक्शन के लिए, एक्शन देख लें फिर भी एनफोर्समेंट स्टेशन पे आगे होगा और करेगा कौन, एनफोर्समेंट ऑफिसर अंडर द गाइडेंस ऑफ एसडीईओ, तो वेरिफिकेशन फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो सही साबित होता है, इफ़ एनी वायलेशन और ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड, अगर तो डिटेक्ट हो गया कि वाकई विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर हुआ था, स्टेटमेंट के बाद हमने असेसमेंट की और वाकई वो ऑफेंस वहाँ पे पाया गया, तो डिटेक्टेड बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, तो वो वाली जो स्टेटमेंट आई थी विसल ब्लोअर की उससे हमें पता चला कि ये मामला वाकई इस तरह से था जिस तरह उसने कहा। द पर्सन हु मेड द विसल ब्लोअर, तो जिसने वो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर दिया है, मे बी पेड अ रिवार्ड फ्रॉम द फंड, तो ये जो अथॉरिटी का फंड है उसमें से उसको इनाम भी दिया जा सकता है, ठीक है, जितना वो बताया हुआ है, और सर्टिफिकेट भी दिया जा सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ मोर देन 1 पर्सन, अगर एक से ज़्यादा लोगों ने सेम बात की सरगोशी आके की है, सेम बात डिस्क्लोज की है, तो उनको हम इक्विटेबली जो है वो तकसीम कर देंगे इनाम, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग अगर होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिवार्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी परमिटेड, तो फिर अगर विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर ऐसी सूरत में डिटेक्ट हुआ है वो सही है लेकिन उसको इनाम नहीं दिया जाएगा अगर ये वाली सूरतें हों, बेशक उसका वो जो उसने आके बताया है वो सही निकला है, लेकिन अगर द डिस्क्लोजर इज़ ऑफ नो वैल्यू, अगर तो डिस्क्लोजर की वैल्यू ही कोई नहीं है, जाके देखा ऑफेंस तो है लेकिन वो उस लिहाज से नहीं है कि फौरी तौर पर इतना एक्शन लिया जाए, या जाते हुए अगर उसने वो चीज़ वैसे ही न्यूसेंस वगैरह हटा ली है या कुछ भी ऐसा जिसकी वैल्यू नहीं बची, तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। द इंफॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज़ ऑलरेडी विद इन द नॉलेज ऑफ द अथॉरिटी और बोर्ड और एम्प्लॉय, हमें पहले ही पता था इस बात का, तो फिर भी वो इनाम नहीं मिलेगा। द इंफॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, तो
अगर वो पब्लिक रिकॉर्ड की बात थी, द इंफॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, तो वो बात तो उसने वहाँ पे करनी नहीं थी, या पब्लिक रिकॉर्ड की बात थी वो जो वहाँ पर जाकर की, तो भी इनाम नहीं मिलेगा। नो कलेक्शन ऑफ और रिकवरी, को वहाँ से फाइन ही हम नहीं कर सके, कोई रिकवरी ही नहीं हुई, तो फिर भी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर पे कोई इनाम नहीं मिलेगा। एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मीन्स अ नेचुरल पर्सन। एक विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो एक पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है, जो आगे आगे स्टेटमेंट हमें देगा। विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मीन, विसल ब्लोअर तो वो हो गया ना जो किसी चीज़ की वो बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो डिस्क्लोजर मीन जो उसने आके खुफिया बात आगे की है, ठीक है, जो डिस्क्लोज करता है, तो डिस्क्लोजर, ये विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर एक बंदे को कह दिया गया। सेकंड है इसका, अ पर्सन हु इज फाउंड टू हैव मेड फॉल्स, फ्रिवोलस और वकेशियस विसल ब्लोअर, अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या अपनी पसंद नापसंद के लिहाज से बात कर दिया कि विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो पाया गया, सब्जेक्ट टू बीइंग प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनने के बाद शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट, उसको कैद भी किया जा सकता है, विच मे एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, 1 साल तक। झूठा आदमी अगर कोई पकड़ा गया कि बिला वजह के अथॉरिटी का टाइम ज़ाया कर रहा है, तो उसको हम पकड़ेंगे और 1 साल तक वो रहेगा, विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू ₹100,000, तो ये 1 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। 60 है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, तो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो बंदा देता है या विसल ब्लोअर जो बंदा है, जाहिर है उसने किसी की शिकायत की है, तो कल को उसको कहीं पे कोई हजीमत भी उठानी पड़ सकती है, तो उसकी कोई प्रोटेक्शन की भी बात ज़रूरी है। द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर नॉट बीइंग फॉल्स, वो बंदा गलत नहीं होना चाहिए, फ्रेवलस नहीं होना चाहिए, वकेशियस डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग, बेशक प्रोसीडिंग खत्म भी होगी, एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन, उससे रिटन लिया जाएगा कि भी आपका नाम हम लोगों को बता दें, वो रिटन दे तो बताना, नहीं तो नहीं बताना। एंड एनी अथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन शैल अट्रैक्ट अ फाइन, और अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसका आगे पीछे नाम बताता है, तो वो शैल अट्रैक्ट अ फाइन, और पेनल्टी, उसको फाइन या पेनल्टी पड़ेगी उसकी जो है वो आइडेंटिटी बाहर बताने पे। सेकंड है on the direction of the authority, board or of his own authority or board, on the direction of board or authority, या फिर on his own motion, the hearing officer क्या कर सकते हैं, in consultation with the person, उस person से consult करके making the whistleblower disclosure, take any measure for the protection of such person, वो उसके कितने ड्यूरेशन के लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए वो दिलवा सकते हैं। 61 है हमारे पास, पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज। किस तरह, टेकिंग और प्रिवेंटिंग द escape ऑफ एनी पर्सन होम एन एम्प्लॉय इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट एंड डिटेन। टेकिंग और प्रिवेंटिंग द escape, किसी बंदे को भागने से रोकना है या उसको लेके आना है जिसको अथोराइज्ड पर्सन अरेस्ट करना चाहता है, ठीक है, ये वाली मदद पब्लिक करेगी। प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज, तो इसमें जो वायलेशंस हैं उनको प्रिवेंट भी करना, ये भी अवाम की। 62 सेक्शन है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी ने जो इन्फोर्समेंट करनी है ऑफेंसेस के लिहाज से, वहाँ पर पब्लिक जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन मुहैया करेगी। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन, कमीशन यहाँ पे हो रही है, एविडेंस है किसी के पास या फिर किसी की इंटेंशन है टू कमिट एनी एक्ट, ऐसा एक्ट जो कि ऑफेंस है अंडर दिस एक्ट या फिर शेड्यूल लॉज में, शेल फोर्स विद गिव
such information to the nearest enforcement station or any employee of the authority। वो नियरेस्ट जो enforcement station है वहाँ पे आप आके मालूमात देगा। ये पब्लिक के लिए जिम्मेदारी है। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी, अमूमी लिहाज से या आवाम के लिए जो चीज़ तासुब की है उसको निकाल के सबसेक्शन 1 में a person in the area of his residence or work as the case may be shall give the following information to the nearest enforcement station or any employee of the authority। ये वाली मालूमात वो देगा बंदा। द परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर, किसी ऑफेंडर का टेम्प्रेरी या आर्जी तौर पे आर्जी या मुस्तकिल तौर पे जो रहाइश है वो बताएगा जो इस एक्ट में या शेड्यूल लाज का ऑफेंडर है। एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, वो सप्लाईज वगैरह जो कमोडिटीज़ हैं उनकी सप्लाई से मुतल्लिका जो इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ और द सेफ्टी ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, कमोडिटीज़ की सप्लाई के लिए या स्टेट प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए भी वो मालूमात देगा। उसमें भी जहाँ पे रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट होगी, इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड होगी अंडर द एक्ट और शेड्यूल लॉ, अवाम जो है पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। और नंबर 3 पे लिखा हुआ है एनी अदर मैटर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, कोई और काम भी अगर अथॉरिटी को नोटिफाई होता है तो जिसमें अवाम की मदद ज़रूरी है तो अवाम मदद करेंगे, अवाम जो है मदद करेंगे। ठीक है, ये ज़रा स्पेसिफाई भी कर दिया है कि ज़्यादातर किन लोगों की जिम्मेदारी बना दी है, लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट। ये जो नंबरदार साहब और चौकीदार जो हैं वो असिस्ट करेंगे। द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशल्स ऑफ ईच विलेज दे या मौजा एज द केस में बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग, वो जो किसी भी कानून के लिहाज से वो उनको अपॉइंट किया गया है, shall assist the authority and its employees with all means and shall provide required information to them, मदद भी करेंगे और जो मालूमात चाहिए वो भी देंगे। सेकंड है द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड विलेज ऑफिशियल ऑफ ईच दे मौजा विलेज दे और मौजा अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स शैल रिपोर्ट इन राइटिंग। पहले तो बता दिया ना जो मालूमात हम जाएंगे वहाँ वो देंगे, मदद भी करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे आल ऑफेंसेस, जितने इस एक्ट में और शेड्यूल लॉज में जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनकी वो रिपोर्ट भी करेंगे। ये भी उनकी जिम्मेदारी है। एक तो ये कि हम खुद जाके उनसे पूछ लें ना, कोई मदद ले लें, किसी बंदे को अरेस्ट करना है, किसी का एड्रेस पूछना है वगैरह वगैरह, वो असिस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ ये उनके ऊपर ऑन देयर ओन भी जिम्मेदारी डाल दी है कि उन्होंने अपने इन शेड्यूल लॉज और ये जो पीरा एक्ट है इसके अंडर जो ऑफेंसेस हैं अगर कहीं पे उनको मिलते हैं, पाए जाते हैं ऑफेंसेस, तो वो रिटर्न रिपोर्ट करेंगे इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके।